Hello students, welcome to today's newspaper analysis. As usual, we shall be covering the Hindu and its editorial part. On the first page of Hindu, there is a title head about Supreme Court giving permission to ex-royal family of Travancore to manage the deity's property of Padmanabh Swami Temple. पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है ये केरला में थिरुवनंतपुरम में है और इस इलाके पर राज करने वाली जो फैमिली थी वो आप कह लीजिए 1750 में मार्तंड वर्मा द्वारा एस्टेब्लिश की गई और ये अपने आप को चोलास चेरास पंड्यास के डिसेंडेंट्स बताते हैं और इस एरिया के कस्टमरी लॉ के अनुसार द शिबेत राइट्स मतलब द राइट्स टू मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द डीटी आर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो ये यहाँ का ट्रेडिशनल सेटअप रहा। अब इस फैमिली में जो आखिरी रूलर थे सीटी बलराम वर्मा, उनकी डेथ हो गई 1991 में और जो लीगल क्वेश्चन उठा कि इनके छोटे भाई, लास्ट रूलर के छोटे भाई यूटी मार्तंड वर्मा क्या इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का अधिकार रखते हैं, तो इस लीगल क्वेश्चन पर यह सारा का सारा मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था। जितने भी टेम्पल प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ट्रेवानकोर और कोचीन ये मैनेज करते थे, ये फैमिली, इन 1947 ऑल दोज टेम्पल्स केम अंडर ट्रेवानकोर एंड कोचीन देवास्वम बोर्ड। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेंशन मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू केरला जो है वो जुड़ा इंडिया के साथ, असीड हुआ, मर्ज हुआ आप कह लीजिए, तो उसके अनुसार सिंस 1949 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल वाज वेस्टेड इन ट्रस्ट इन द रूलर ऑफ ट्रेवान। स्टेट ऑफ केरला 1956 में जो आज का केरला नजर आता है वो कार्व आउट होता है, लेकिन टेम्पल फिर भी इस रॉयल फैमिली द्वारा ही मैनेज था। 1971 में प्रिवी पर्स एक ऐसी सुविधा थी जिसमें एक्स रॉयल फैमिलीज को कुछ पेमेंट्स दी जाती थी, वो बंद कर दी गई। प्रिवी पर्स जो है वो बंद कर दिया गया 26th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और 1991 में लास्ट रूलर बलराम वर्मा की डेथ हो गई। उसके बाद से ये जो प्रॉब्लम है वो सामने खड़ी है और 1991 में लास्ट रूलर के ब्रदर ने इस टेम्पल की मैनेजमेंट को ओवरटेक किया। एक लीगल बैटल शुरू हो गई, डिवोटीज पब्लिक इसके विरोध में आ गई। गवर्नमेंट ने जो है वो भी लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया। हालांकि इस फैमिली ने कभी भी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बताया। तो ये मुद्दा जो है वो 2011 में केरला हाई कोर्ट ने जो है वो एक रूलिंग दिया था कि एक बोर्ड बनाया जाए टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द टेम्पल, रूलिंग अगेंस्ट द रॉयल फैमिली। और इसी के विरुद्ध ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस फैमिली को ह्यूमन मिनिस्ट्रेंट्स या इनको शिबेत कहा जाता है उनकी भाषा में, उसका हक जो है वो दिया है। तो हमें एरिया पता होना चाहिए, मार्तंड वर्मा का नाम पता होना चाहिए, लास्ट रूलर का नाम पता होना चाहिए, उनके ब्रदर का नाम पता होना चाहिए। और इस मंदिर के अंदर कुछ वॉल्ट्स थे, 6 वॉल्ट्स, उनको ओपन करने की बात की गई थी।
उनके अंदर जो है वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनाया गया था कि क्या यहाँ पर पड़ा है। तो उसके बाद पेज नंबर 1 के ऊपर, विल इन्वेस्ट $10 बिलियन इन इंडिया सेज गूगल चीफ। गूगल के जो चीफ हैं मिस्टर सुंदर पिचाई, उन्होंने कहा है कि इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए हम इंडिया में आने वाले सालों में 5 to 7 ईयर्स में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो इंडिया की यूनिक नीड्स हैं, जिसमें बिजनेसेस को एम्पावर करना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर के एरियाज़ में टेक्नोलॉजी की इन्फ्यूजन करना, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो गूगल आने वाले समय में इन्वेस्ट करना चाहता है। उसके बाद देन पेज नंबर 1 के ऊपर ही एक न्यूज़ है, ईरान ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम द छबहार रेल प्रोजेक्ट, साइट्स फंडिंग डिले। तो ये एक बड़ा नया जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। ईरान इज़ गेटिंग क्लोजर टू चाइना। तो चलो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, लेकिन यहाँ पर हम छबहार रेल प्रोजेक्ट समझे। छबहार पोर्ट जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स के बीच। तो यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक छबहार से जहादेन और वहाँ से अक्रॉस द अफ़गानिस्तान बॉर्डर जो है, इसको बनाने के लिए एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट जो है वो हुआ था मोदी जी की विजिट के दौरान 2016 में। और इसमें अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट मिस्टर घानी और ईरानियन प्रेसिडेंट मिस्टर रूहानी और जो हमारी इरकॉन संस्था है, दैट इज़ इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, उनके बीच में ये एमओयू साइन हुआ था कि ये एक छबहार, जाहिदान एंड जरंज इन अफ़गानिस्तान, अब जरंज इज़ इन अफ़गानिस्तान, तो वहाँ तक ये रेल प्रोजेक्ट बनना था। लेकिन ईरान ने इंडिया को इस प्रोजेक्ट में से जो है वो ड्रॉप करने का अनाउंसमेंट किया और इस प्रोजेक्ट के साथ खुद ही गो अहेड करने की सोची है। और ये बात याद रखिएगा कि इस समय एक 25 साल की इन्वेस्टमेंट डील चाइना के साथ $400 मिलियन की साइन होती हुई नज़र आ रही है। ईरान जो है वो चाइना की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है। आप ये कह लीजिए कि जो यूएसए के साथ इस समय बिगड़े हुए रिश्ते हैं ईरान के, उसके कारण ईरान जो है वो झुकता हुआ नज़र आ रहा है चाइना की तरफ। और चाइना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर के अंदर ईरान के अंदर करना चाहता है इन कमिंग टाइम्स। और आने वाले समय में ये बात जो है वो हमको रिवील हो जाएगी कि क्या ईरान का ये जो मूव है ये इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या नहीं है। वी विल हैव टू वेट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। इसी से ही एक जुड़ी हुई डेवलपमेंट पेज नंबर 11 के ऊपर भी है। यही खबर जो है ये पेज नंबर 11 के ऊपर भी डिस्कस की गई है, जिसमें इस रेलवे प्रोजेक्ट को में से इंडिया को ड्रॉप आउट करके और गो अहेड खुद जो है वो इन्होंने डिसाइड किया है कि हम खुद इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। और साथ साथ में ये भी ईरानियन ऑफिशियल्स ने क्लियर किया है कि जिस टर्मिनल, छबहार पोर्ट के जिस टर्मिनल के ऊपर इंडिया ऑपरेट कर रहा है वहाँ पर चाइना को लीज नहीं किया जाएगा, और लेकिन छबहार पोर्ट के दूसरे टर्मिनल्स के ऊपर चाइना की एंट्री होती हुई यहाँ पर फ्यूचर में नज़र डेफिनेटली आ रही है। और इसी तरह बांदेर जस्क, ये भी एक पोर्ट है, बंदरगाह, यहीं से आया हुआ शब्द है बंदर, बंदार जस्क 350 किलोमीटर फ्रॉम छबहार। तो शायद वहाँ पर जो है वो चाइना इस समय बहुत प्रोफाउंड इंटरेस्ट दिखा रहा है और शायद ईरान के साथ उनकी डील इस पोर्ट को लेकर भी हो। तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं ईरान के साथ, उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव आएगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। और यहीं से पता चलता है कि इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई थी कि अगर ईरान के साथ हम इन प्रोजेक्ट्स को गो अहेड करते हैं तो इट कैन अट्रैक्ट यूएस सैंक्शंस। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स। उसके बाद पेज नंबर 9 के ऊपर NIA सस्पेक्ट्स टेरर फंडिंग इन केरला को स्मगलिंग। तो केरला का मैंने आपको पिछले न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर बताया था कि UAE की एम्बेसी में जो डिप्लोमेटिक
सामान आता जाता है उसके अंदर छुपा कर लाया जा रहा था गोल्ड को। और एनआईए की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं वो ये कह रही हैं कि शायद ये टेरर फंडिंग की तरफ इशारा कर रही है, और शायद इन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर से इंडिया के अंदर टेररिस्ट को फंडिंग करने के लिए ये गोल्ड जो है वो शायद पहले भी भेजा जाता रहा होगा। और इस समय और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए वो एक्यूज के ऊपर लगाया जाएगा। तो इसमें दो एक्यूज स्वप्ना सुरेश एंड संदीप नायर, इनका नाम जो है वो आ रहा है और टेररिस्ट एंगल को प्रूव किया जा रहा है कि फॉलोइंग दिस स्टोरी। तो उसके बाद अगेन पेज नंबर 10 के ऊपर इंडिया के रिकवरी रेट के बारे में, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया का रिकवरी रेट 19 जो है वो एवरेज जो है वो 63.01 है, लेकिन 19 स्टेट्स में जो है वो नेशनल एवरेज से अच्छा रिकवरी रेट है। तो इट्स ए गुड न्यूज़ कि हम धीरे धीरे रिकवरी को बहुत पेस से गेन कर रहे हैं इस पैंडेमिक के साथ लड़ाई में। और इंडिया की 30 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर फैटेलिटी रेट इज लेस देन नेशनल एवरेज ऑफ 2.64%। तो दीज आर गुड डेवलपमेंट्स, कीप नोटिसिंग दिस डेटा। ये आपके लिए बिल्कुल आने वाले एग्जाम्स में काम का हो सकता है। उसके बाद पेज नंबर 8 के ऊपर ये जो टेम्पल ट्रायल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का, उसका एक बहुत अच्छा क्रोनोलॉजिकल चार्ट बना रखा है। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, आपको पूरी क्रोनोलॉजी इस केस के इतिहास की इसमें से मिल सकती है। उसके बाद पेज नंबर 14 के ऊपर पोलैंड के अंदर कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट आंद्रेसेस ड्यूडा, उनको और 5 साल की टर्म जो है वो मिली है। और ये माना जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ रिश्ते जो हैं वो पोलैंड के धीरे धीरे जो हैं वो बिगड़ते जाएंगे, ख़ास तौर पर इन प्रेसिडेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से। ही बिलोंग्स टू नेशनलिस्ट लॉ एंड जस्टिस पार्टी, और जुडिशरी और मीडिया के अंदर ये कुछ इस तरह की रिफॉर्म्स ला रहे हैं जिससे डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स जो हैं इस कंट्री के अंदर खतरे में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पोलैंड इज़ इन यूरोप, तो उस रिगार्ड में ये न्यूज़ जो है वो इंडिकेट कर रही है। उसके बाद पेज नंबर 11 के ऊपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू गेट इंडियन जेट्स बाय 2032। तो अभी हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हमारे पास जो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है दैट इज INS विक्रमादित्य, दैट इज इक्विप्ड विद रशियन MiG-29K फाइटर प्लेन्स। तो उनको रिप्लेस करने के लिए DRDO जो है वो ट्विन इंजन बेस्ड एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट जो है वो कर रहा है इंडिजिनसली। तो उसके बारे में ये बता रहा है। और इसी टाइटल के अंदर एक और चीज़ बताई गई है कि जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 विक्रांत, ये 2022 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। और इस एजिंग MiG-29Ks की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए दे विल बी गोइंग आउट इन 2034। तो इंडिया ये नई अपनी जो है एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो नेवल वर्जन ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा जिसका सक्सेसफुली टेस्ट जो है वो किया जा चुका है INS विक्रमादित्य से। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि आने वाले समय में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ ये एयरक्राफ्ट जो हैं वो डेवलप होंगे। उसके बाद पेज नंबर 14 के ऊपर एक हम कहें कि एक वरीसम न्यूज़ है, वायरस इम्यूनिटी में डिसअपीयर विद इन मंथ्स ऑफ रिकवरी। तो ये आर्टिकल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस पैंडेमिक को अगर हम ये सोचेंगे
कि धीरे धीरे ये डिक्लाइन हो जाएगा, डेफिनेटली इट विल, लेकिन आने वाले समय के लिए हमें प्रेपरेशन करनी होगी कि हम हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, क्योंकि ये किंग्स कॉलेज लंदन की एक एक्सक्लूसिव स्टडी के अंदर पाया गया कि बहुत सारे लोगों के अंदर रिकवरी के बाद लगभग 90 दिन बाद नो डिटेक्टेबल एंटीबॉडीज इन दियर ब्लड स्ट्रीम्स, तो वो दोबारा प्रोन है इन्फेक्शन के लिए। तो इसीलिए इस आर्टिकल के अंदर सजेशन है कि कोविड-19 के पेंडेमिक या इससे मिलते जुलते दूसरे पेंडेमिक्स के साथ डील करने के लिए हमें स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आने वाले समय में डेवलप करके रखनी होंगी। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी एसेट्स क्वालिटी इन इंडियन एशियन बैंक्स टू वर्सन, पेज नंबर 15 के ऊपर, ये एक मूडीज की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि एशियन कंट्रीज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इसके बारे में मैं डिटेल्स आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ इस बॉडी के बारे में। तो इस पूरे रीजन के अंदर और इंडियन बैंक्स के अंदर एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की दिक्कत जो है वो आती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में। मूडीज़ की इन्वेस्टर्स सर्विस की एक रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है, और हालांकि इंडिया की रेटिंग्स को डाउनग्रेड भी किया गया है 2020 के लिए, और लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स इन द रीजन आर वेल पोजीशनड एट दियर रेटिंग्स डिस्पाइट ए हायर शेयर ऑफ नेगेटिव आउटलुक ऑन बैंक्स रेटिंग्स। तो एक अच्छी डेवलपमेंट, अच्छी खबर है, लेकिन एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी घटती हुई बैंक्स की नज़र जो है वो डेफिनेटली आ रही है। खासतौर पर जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो वो बढ़ सकता है इस कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण, जो इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। बैंक्स का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, जिसको मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो बैंक्स का जो झटका सहने की क्षमता है, उसके ऊपर भी असर जो है वो आने वाले समय में पड़ सकता है। तो पूरे के पूरे एशियन रीजन के लिए इस समय ओवरऑल एक नेगेटिव आउटलुक जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर दिया गया। उसके बाद IITM मद्रास रिसर्च इंचेस क्लोजर टू कैंसर क्योर, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के अंदर एक रिसर्च चल रही है जिसमें हल्दी के अंदर पाया जाने वाला करक्यूमिन तो कैंसर सेल्स की डेथ को एनहांस करता है। तो द रिसर्च फ्रॉम द Bhupat and Jyoti Mehta School of Biosciences, Department of Biotechnology, has found that treating leukemia cells that cause cancer of blood and bone marrow with curcumin enhances cell death। तो हल्दी के अंदर पाया जाने वाला, तो इट्स ए गुड डेवलपमेंट कि हमारे घरों के अंदर ऑलरेडी हल्दी का इस्तेमाल जो है वो होता है। तो इसके अंदर एक शब्द है एपोटोसिस। एपोटोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब होता है हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर सेल्स की डेथ ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती है। जब ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है वो डिस्टर्ब होती है तो सेल्स जो हैं वो कैंसरस हो जाते हैं। तो इट्स ए ग्रेट डेवलपमेंट की हल्दी जो है हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है, उसके अंदर से इस तरह की प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। उसके बाद export in some categories of non-woven fabric allowed। तो the center on Monday permitted exports of non-woven fabric other than 25 to 70 GSM fabrics। तो फैब्रिक्स को GSM में मेजर किया जाता है। GSM का मतलब होता है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। पेपर के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। कभी आप अपने प्रिंटर के लिए तो पेपर ले जाएंगे तो वो बोलेंगे कि आपको 70 GSM या 75 GSM चाहिए, तो इट इज ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। तो ये इस्तेमाल किया जाता है फैब्रिक के लिए भी। तो हायर GSM नंबर्स मीन्स डेंसर द फैब्रिक। कुछ जो है वो अलाउ किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा, ताकि इन फैब्रिक्स को जो है वो हम अपने एक्सपोर्ट सेक्टर के साथ जोड़ के एक्सपोर्ट सेक्टर को थोड़ा सा इससे पुश मिल सकता है।
तो ये जो 25 to 70 GSM वाला होता है, ये एक्चुअली मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। तो इसको छोड़ के और नॉन वोवन फैब्रिक के लिए जो है वो परमिशन दी गई है। तो उसके बाद हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। गेन्स फ्रॉम रेन्स ऑन मानसून परफॉर्मेंस, तो आप ये कह सकते हैं जनरल स्टडीज़ 1 में जियोफिजिकल फिनोमेना का ज्योग्राफी के अंदर ये सेक्शन आता है, वहाँ पर हम इस आर्टिकल को जोड़ सकते हैं। तो इस बार 14% ज़्यादा रेन जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है, और अकेले जून के मंथ में इस आर्टिकल के अंदर बताया कि 17% रेन जो है वो जून के मंथ में होती है। ये जो मानसून का पीरियड बेसिकली जून से सितंबर तक हमारे यहाँ होता है, तो उसके अंदर तो इस बार का जो मानसून है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मानसून बेसिकली हमारे यहाँ पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, तो साउथ वेस्ट मानसून जो इनकमिंग मानसून होता है ये 2 ब्रांचेस में चलता है। एक ब्रांच को हम लोग बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहते हैं, दूसरी को हम लोग अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं, और अल्टीमेटली ये दोनों ब्रांचेस जो हैं वो दिल्ली फिरोजपुर बेल्ट के ऊपर आके मर्ज हो जाती हैं, और पूरा इंडिया इनके द्वारा जो है वो कवर कर लिया जाता है, और पूरे इंडिया के अंदर ही रेन की सप्लाई करती हैं। तो इस बार बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट हुई है। यूजुअली मानसून डिले होता है, लेकिन जो इस बार टेक्स्ट बुक डेट है जून 1 तब मानसून जो है वो इंडिया में आ चुका था। हालांकि साइक्लोन अम्फान आया था, तो ये उम्मीद थी कि साइक्लोन अम्फान के कारण जो है वो मानसून डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और मानसून ऑनसेट जो है वो बहुत फास्ट हुआ है, और ऑलमोस्ट आप ये कह लीजिए कि 2013 के बाद मानसून ने इतनी तेज़ी से इंडिया को इस बार कवर किया है। तो ज़्यादा रेनी डेज हो सकते हैं इस बार इंडिया के अंदर। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर इस समय जो है वो थोड़ा सा डेफिसिट नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरऑल इंडिया में 13 से लेकर 20% सरप्लस होता हुआ इस बार नज़र आ रहा है। तो ये फार्मर्स के लिए एक अच्छा सिग्नल है कि वो खरीफ क्रॉप्स की सोइंग कर सकते हैं, और जुलाई से अगस्त के बीच में जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम्स होते हैं एज फार एज मानसून इज़ कंसर्न। हालांकि इसी दौरान जो है वो मानसून ब्रेक आती है, कुछ दिनों के लिए सडनली मानसून जो बारिशें जो हैं वो उनके अंदर कमी आ जाती है। तो मीटरोलॉजिकल एजेंसीज हालांकि इसके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठी नहीं कर पाती, लेकिन ओवरऑल अगर हम इस आर्टिकल के अंदर समझें तो ये बताने की कोशिश की गई है कि इस बार मानसून जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल तरीके से बढ़ा है। तो हमें शॉर्ट और मीडियम रेंज फोरकास्ट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग हमारी अच्छी है, तो आने वाले समय में हम और बेटर तरीके से अपने फार्मर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म कर पाएंगे और इन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। उसके बाद एनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्व्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल मैं कहूँगा जनरल स्टडीज़ 2 में इसको हम पढ़ सकते हैं। डेवोल्यूशन ऑफ पावर वाला जो खास तौर पे चैप्टर है, या गवर्नेंस का जो खास तौर पर लोकल लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस के जो इश्यूज होते हैं उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। गवर्नेंस सिस्टम्स इस समय आप देख रहे हैं कि चाहे वो ग्लोबल हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो लोकल हो, कोविड-19 ने सबको टेस्ट किया है और सबके अंदर फैलेसीज जो है वो नज़र आई हैं। आर्किटेक्चरल फ्लॉज प्रॉब्लम्स जो है वो इसके अंदर नज़र आई हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, चाहे वो बिजनेस, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी जो है वो इस बार जो है वो अछूता नहीं रहा है। और गवर्नेंस हैज़ बीन ओवरवेल्म्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी है साथ साथ में, और पैंडेमिक भी है, तो इनको साइमल्टेनियसली मैनेज करना इस समय मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ गई हैं, और दूसरे डिजीज़, माल न्यूट्रिशन, इस तरह के खतरे भी पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसे शब्द आज से 400 साल पहले इस्तेमाल नहीं होते थे, और ग्लोबल गवर्नेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स तो आज से 100 साल पहले तक भी नहीं थे। जैसे हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सही मायने में यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं पैदा होनी शुरू हुई हैं और ग्लोबल गवर्नेंस की बातें होनी शुरू हुई हैं। तो ये आर्टिकल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फंडामेंटल फ्लॉ रहा है डिज़ाइन ऑफ गवर्नेंस में, कि हमें लोकल लेवल के ऊपर
जो है वो ध्यान देना होगा। इसी के अंदर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताया गया है जो कि 2030 तक अचीव किए जाने हैं। दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ को ये टारगेट्स दिए गए हैं, अलग अलग इसके अंदर जो है वो 17 टारगेट्स, और उनको अचीव करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए अर्थ को सिक्योर करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। वो इस आर्टिकल के अनुसार अगर आप एक गोल के ऊपर चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको इंटरकनेक्शन को समझना होगा, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज़ को साथ में जोड़कर समझना होगा। हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उसकी वजह से दूसरे सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो एसडीजीज को अगर हमने अचीव करना है लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, तो हमको इनको जोड़कर समझना होगा और फिर हमें ईच कंट्री, ईच लोकेलिटी के अनुसार चलना होगा। हर कंट्री का एनवायरनमेंट, हर कंट्री की सोसाइटी की कंडीशंस उसको समझना होगा। लोकल लेवल पर क्या हो सकता है उसको समझना पड़ेगा। लोकल लेवल पर हम किस तरह से डिलीवरेंस दे सकते हैं उसको समझना होगा। तो इस आर्टिकल के अनुसार जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं उन सब की थॉट्स को एक जगह पर इकट्ठा करके, मर्ज करके हम इन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन जो है वो ढूंढ पाएंगे। और इसी आर्टिकल के अंदर जो एलिनोर ऑस्टॉम है, एलिनोर ऑस्टॉम, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 2009। उन्होंने प्रिंसिपल्स डेवलप्ड द प्रिंसिपल्स फॉर सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जहाँ पर कम्युनिटीज़ लोकल सिस्टम्स को समझें और लोकल सॉल्यूशंस को पैदा कर सकें। अपने इलाके को समझें लोग, कैसे वहाँ पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं, वहाँ के सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिक कंडीशंस को समझते हुए तो हम इस चीज़ को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, इस तरह के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। डेवोल्यूशन ऑफ पावर और टू सिटीजन्स, लोगों को पावर देनी पड़ेगी। सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़ को जो है वो हमको डेवलप करना पड़ेगा। एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक हेल्थ, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट जैसे आंध्र प्रदेश में चली, उसको, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को हमको करना होगा। और इसी के अंदर बताया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, दे हैव बीन ओवरबर्डन, दे हैव बीन ओवरवेल्म्ड विद वेरियस स्कीम्स, और बहुत ज़्यादा स्कीम्स आ जाने के कारण ये जो पैटर्नलिस्टिक गवर्नमेंट थी, जहाँ पर इन लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई थी अपने इलाकों के लोगों का बच्चों की तरह ध्यान रखने का, तो वो सारा का सारा जो एम है वो डाइल्यूट हो गया। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है कि 2013 में आईएएस ऑफिसर्स की मीटिंग हुई जिसमें एक आईएएस ऑफिसर ने 300 स्कीम्स इन हर डिस्ट्रिक्ट इसके बारे में बताया, एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज, वियतनाम, ताइवान और यहाँ केरला की एग्जाम्पल दी गई है कि जिन्होंने लोकल लेवल पर स्ट्रेंथन अप किया, जिन्होंने मान लीजिए पंचायतों को स्ट्रेंथन अप किया, जिन्होंने म्यूनिसिपैलिटीज़ को स्ट्रेंथन अप किया, जिन्होंने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रेंथन अप किया, जिन्होंने लोकल कम्युनिटीज़ को स्ट्रेंथन अप किया, जिन्होंने एनजीओस को स्ट्रेंथन अप किया, वो इस पैंडेमिक के अंदर ज़्यादा बेटर तरह से इसको हैंडल कर पाए हैं। तो गवर्नमेंट जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो बाय द पीपल वाला जो सेक्शन है, ऑफ द पीपल वाला जो सेक्शन है, उसको स्ट्रेंथन अप करने की जरूरत है प्रैक्टिकलिटी में। इट हैज़ बीन ए थ्योरेटिकल गोल बट इट हैज़ नॉट बीन ए प्रैक्टिकल गोल। अगर आप ये समझें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़ को सही मायने में पावर्स दी गई हैं खासतौर पर इस तरह के पैंडेमिक्स को हैंडल करने के लिए, तो नहीं है। ये आर्किटेक्चरल फ्लॉज हमारे गवर्नेंस सिस्टम्स के अंदर जो है वो इस समय क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो हमें इस तरह के इकोलॉजिकल और ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस को अगर मीट करना है तो हमें इन सब एस्पेक्ट्स को समझना होगा और लोकल लेवल पर कम्युनिटीज़ को स्ट्रेंथन अप डेफिनेटली करना होगा। तो यू कैन यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन इन योर एसे, इन योर गवर्नेंस पार्ट, और डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का जो सेक्शन होता है जनरल स्टडीज़ 2 के अंदर, तो वहाँ पर हम इसको डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। So this was from today's newspaper. Thanks a lot. Stay safe, stay inside, keep visiting our channel, keep spreading it so that good information can reach maximum possible students in shortest possible time. Thanks a lot.